प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिस्ट्री फॉर ईस्ट के अंतर्गत मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान यानी जापान के आधुनिकीकरण पर चर्चा करना चाहेंगे। जापान प्रशांत महासागर की गोद में बसा हुआ एशिया का एक प्रमुख और महान देश माना जाता है। पूर्व मध्यकाल तक यूरोप के लोग जापान के नाम से या उसके अस्तित्व से पूर्णतया परिचित नहीं थे, लेकिन 1453 में पुनर्जागरण काल में जब यूरोप के साहसी नाविक दुनिया के विभिन्न भागों के लिए निकले, तब वे लोग एशिया के समुद्री मार्गों की छानबीन करते हुए जापान भी पहुंचे। 16वीं शताब्दी के अंत तक स्पेनिश और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच और अंग्रेज नाविक भी जापान पहुंचने लगे थे। ऐसे समय में जापान ने यह देखा कि यूरोपियन कंट्रीज दूसरे स्थान पर आते हैं व्यापार के बहाने, और बाद में वे लोग अपना उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं। इसलिए स्वेच्छा से जापान ने पृथक्करण की नीति का अवलंबन किया। ऐसा आदेश दिया गया कि किसी भी जापानी को अपने टापू से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जापान को टापुओं का भी देश कहा जाता है। वहाँ पर प्रमुख द्वीपों में होन्शु, होक्काइडो, शिकोको और क्यूशु का नाम मुख्य रूप से आता है, और छोटे छोटे अन्य बहुत सारे टापू भी, द्वीप भी वहाँ पर अवस्थित हैं। जापानियों को टापू से बाहर निकलने नहीं दिया गया और न तो उनको बड़े जहाज बनाने की अनुमति दी गई जिसे समुद्र पर चलाया जा सके। केवल कुछ डच और चीनियों को छोड़कर किसी भी विदेशी को जापान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। 1825 में जापानी अधिकारियों की घोषणा यह थी कि अगर कोई भी विदेशी जहाज जापानी तट पर आएगा तो उसे मार डाला जाएगा, और जापानी नाविकों और मछुआरों को भी यह सख्त हिदायत दी गई थी कि विदेशी लोगों से वे किसी भी प्रकार का संपर्क न रखें। अर्थात जापान ने स्वेच्छा से पृथक्करण की नीति का पालन किया। ऐसे समय में, इस दौर में हमें पाते हैं कि जापान में सार्वजनिक शांति नौकरशाहों के द्वारा बनाए रखी गई। एक लड़ाकू वर्ग को समाज में एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में बनाकर रखा गया था। साथ ही एक धनी तथा ताकतवर वणिक वर्ग भी समाज में इस समय उभरता रहा। उस समय जब यूरोपियंस 16वीं सेंचुरी में इन टापुओं पर पहुंचे तो उन्होंने ये पाया कि जापानी लोग अनेक उपजातियों में बटे हुए हैं। उनमें आपसी प्रतिद्वंद्विता भी बहुत ज़्यादा उन्हें देखने को मिली। ऐसे में तोकुगावा नामक एक उपजाति ने अपना प्रभाव बढ़ाया और शोगुन का पद प्राप्त कर लिया था। शोगुन एक प्रकार के सैनिक सामंत हुआ करते थे जो सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे। सन 1603 में स्थापित आनुवंशिक तोकुगावा शोगुन शासन 1867 तक जारी रहा, और प्रारंभिक तोकुगावा शोगुन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जापान में रहने वाले विदेशी व्यापारी तथा धर्म प्रचारक जापान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप के लिए उतावले हैं। इसके अलावा यूरोपियंस के समर्थक जापानियों को सत्ता प्राप्त करने में सहायता देकर वे जापान पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने का ख्वाब देख रहे हैं। अतः प्रथम 3 तोकुगावा शोगुनों ने बाहरी दुनिया के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न रखने की कठोर नीति अपनाई। उन्होंने सम्राट को राजनीति से पूर्णतया पृथक कर दिया तथा उसे सांसारिक झंझटों से बिल्कुल मुक्त कर
नैसर्गिक तथा पौराणिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। इस तरह जापान में सैनिक नौकरशाही अथवा तानाशाही के माध्यम से शोगुनों ने देश का शासन चलाया। राज्य का मजबूत शासन तंत्र बड़े बड़े भूपतियों पर नियंत्रण रखता था और ये बड़े बड़े भूपति और उनके सशस्त्र सहायक अब एक भूमि पर आधारित सामंती वर्ग में परिवर्तित हो गया और अपना लगभग सारा समय नगरों में बिताने लगा। ऐसे समय में 19वीं सेंचुरी के प्रारंभ में प्रशांत महासागर में यूरोपियंस की हलचलें जब बढ़नी शुरू हुई, तब जापान के समुद्र तट में कुछ रूसी जहाज आए और उस क्षेत्र में ब्रिटेन का व्यापार कुछ बढ़ा। इन हरकतों से जापानी शासक वर्ग कुछ व्याकुल हुआ। 1825 के आदेश का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि जापान ने अपने आप को और भी अधिक मजबूती से पृथकतावाद के चादर में ढक लिया। तभी चाइना में फर्स्ट ओपियम वार हुआ और उसके इस पड़ोसी को यूरोपियंस के हाथों पराजित होना पड़ा। जापान के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। अपने राष्ट्रीय पृथकतावादी को बनाए रखने उसने विदेशी आक्रमणों से बचने के प्रयास को और मजबूत कर लिया, लेकिन अधिक दिनों तक जापान इस बला को नहीं टाल सका। कुछ ही समय बाद उसे पश्चिम से एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें जापान से यह आग्रह किया गया कि वह यूरोपीय देशों के लिए न सही बल्कि अमेरिका के लिए अपने द्वार खोले। अमेरिका के एडमिरल कमोडोर मैथ्यू पेरी ने जापान में 8 जुलाई सन 1853 को कदम रखा और अमेरिका आरंभ से ही प्रशांत महासागर में अपनी रुचि प्रदर्शित करने लगा था और ऐसे में जरूरी था कि वह जापान के मामले में भी रुचि ले। अमेरिका की मांग पर जापानियों में वाद विवाद होने लगा और अंततः यह स्वीकार किया गया कि जापान और अमेरिका में के बीच शर्तों के अधीन उनके व्यापारियों को यहाँ पर आने की अनुमति दी जाए और इस प्रकार जापान पाश्चात्य देशों के संपर्क में आया। इससे हम जापानियों में देखते हैं कि जब पश्चिमी देश के लोग उसके यहाँ आए तो उन्हें पश्चिम के उन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, पश्चिम के ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त हुई और यह दौर एक ऐसा दौर था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का जीवन देहाती जीवन था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मानवीय जीवन में एक बड़ा बदलाव आया था, पर्याप्त विकास हुआ था और ऐसे में जापानियों के मन में भी यह विचारधारा आई कि वे प्रगतिशील बने, उनका मानसिक जागरण हुआ और आधुनिकता की एक पृष्ठभूमि जापान में तैयार हुई। जापान शीघ्र ही अपने आप को परिवर्तित करना चाहता था, पश्चिमीकरण करना चाहता था। ऐसे में जापान में राजनीतिक उथल पुथल हुआ, विदेशी विरोधी आंदोलन एक तरफ चल रहा था, दूसरी ओर सामंतवाद वहां पर पतन की ओर जा रहा था और शीघ्र ही वहां पर शोगुनों को हटाकर सम्राट की शक्ति को पुनर्स्थापित करने का आंदोलन चल पड़ा। 1867 में सम्राट महान है और बर्बर विदेशियों का नाश हो जैसे नारे लगाए गए और शोगुन शासन का तख्ता पलट दिया गया। सम्राट की शक्तियां वापस की गईं, अशांति और दलीय युद्धों की दौड़ को समाप्त किया गया, सत्ता का हस्तांतरण किया गया और शोगुनों से सत्ता हटकर सत्सुमा
तथा चोसु वंश के हाथों में आ गई थी। इस प्रकार एक वास्तविक क्रांति जापान में हुई और 1867 के पश्चात कहा जाता है कि जापान जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी से उसने पाश्चात्य विचारों के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी। 1867 में सम्राट को मुत्सुहितो यानी मेइजी की उपाधि से नवाजा गया। 1867 के बाद का समय मेइजी युग के नाम से जाना जाता है और इस युग में जापान ने पश्चिमीकरण को बड़ी तेजी से एडॉप्ट करने का प्रयास किया था। 1877 में समुराई जो 2 तलवार लेकर चलते थे उनके परंपरागत अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अब वह सेना के पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे। ब्रिटेन की नौसेना की भांति जापान ने अपनी नेवी का विकास किया और जर्मनी की थल सेना की भांति उसने अपने थल सेना का विकास किया। मुद्रा नियंत्रण पर अधिकार स्थापित किया गया। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रा को चलाया। राष्ट्रीय डाक व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के एक नए युग का सूत्रपात वहां किया गया। 1889 में नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर लागू किया गया जिसमें नागरिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को मान्यता दी गई। 2 सदन वाली संसद का गठन किया गया। सम्राट को सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी माना गया और मंत्रिमंडल को उसके प्रति उत्तरदायी किया गया। इस नए जापान में हम ये पाते हैं कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हुआ करता था। जापान का राष्ट्रीय गान किमी गा एतो है जिसका आदर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें एक उदाहरण मिलता है कि जापान के एक रेस्टोरेंट में एक बार कुछ लोगों के बीच संघर्ष की स्थिति देखने को मिली। कुर्सी टेबल तक उठाकर पटका जाने लगा। ऐसे में उस होटल के संचालक ने टेप रिकॉर्डर में जापान का राष्ट्रीय गान किमी गा एतो बजा दिया। उसको सुनते ही लड़ाई करते हुए लोग सावधान हो गए। इसके अलावा स्वामी राम तीर्थ जब एक बार जापान गए थे उस समय ट्रेन पर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि जापान कैसा देश है, यहाँ फल नहीं मिलता। उस कंपार्टमेंट में बैठे एक बच्चे ने उनकी बातों को सुना। वह दौड़कर रेलवे स्टेशन के बाहर गया, उनको फल ला कर दिया और जब उन्होंने कहा कि इसका क्या येन मैं तुम्हें दूं, जापान की मुद्रा येन है, तो उस बच्चे ने कहा कि आप अपने देश जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलता। ऐसी राष्ट्रीयता जापान में हमें देखने को मिलती है। जापान में औद्योगिकरण का जो सिलसिला चला उसमें रेलवे, टेलीग्राफ, प्रकाश स्तंभ, बंदरगाह, कोयले की खान जैसे प्रमुख उद्योग स्थापित हुए। स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया गया और जापान बड़ी तेजी से प्रगति की राह में आगे बढ़ा। जापान इतना आगे बढ़ा जिसको अब तक पिछड़ा देश कहा जाता था, उस देश ने चाइना को 1894 में और सन 1904-05 में रसिया जैसे बड़े देश को उसने परास्त कर दिया था। और इस युद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि एक बौने ने एक दानव को परास्त कर दिया था। रूस ने जापान को हल्के ढंग में लिया, लेकिन युद्ध का परिणाम चौंकाने वाला आया जब जापान ने रूस को पराजित कर दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में इस घटना का व्यापक प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा, भारत पर भी पड़ा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति मिली और उन्हें लगा कि जब एक छोटा देश एक बड़े देश को परास्त कर सकता है तो हम इन मुट्ठी भर विदेशियों को अपने देश से क्यों नहीं परास्त कर सकते। जापान में एजुकेशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ था।
1872 में प्रत्येक बालक और बालिका के लिए 4 वर्ष की शिक्षा को अनिवार्य किया गया था, जिसका परिणाम यह देखने को मिला कि 1922 तक जापान का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो गया। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए भी विशेष प्रयास किया था और 1901 में ही जापानी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और वहाँ आज हमें पाते हैं कि नारियों की स्थिति पुरुषों के समकक्ष है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बड़े पैमाने पर हुआ था। अनेक उद्योग स्थापित हुए थे, अनेक कारखाने स्थापित हुए थे और इस क्षेत्र में जापानियों ने द्रुत गति से बहुत उन्नति की थी। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी उन्होंने बंजर और परती भूमि पर कृषि कार्य करके उसे कृषि योग्य बनाया और अनाज के क्षेत्र में भी उन लोगों ने आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया था। इस तरह हमें पाते हैं कि जापान, जो कि आरंभ में पृथक्करण की नीति को फॉलो कर रहा था, उसने इस नीति से बाहर आकर बड़ी तेजी से पश्चिमीकरण को एडॉप्ट किया और अंत में जो 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए, उन विश्व युद्धों में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और इसने एक नारा भी दिया था, एशिया एशिया वासियों का है, जिसके कारण विदेशी हस्तक्षेप यहाँ कम हो सका। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम का प्रहार किया, जिससे जापान को काफ़ी क्षति पहुंची, काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन बाद में जापान ने अपने आप को पुनः स्थापित कर लिया और आज यह एशिया का एकमात्र विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच।